हाँ बेटा, हाँ सब कुछ क्लियर है उधर? थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा सर बहुत छोटा है, क्या चल रहा है? वैसे ही रखो, दिखेगी नहीं। जूम कर दो हल्का सा। ठीक है, अब काफी है, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे अब आ रहा है बेटा? ठीक है, मैसेज भेजो यार उधर से। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, जाओ। हाँ भाई, कल अपने टेंशन फोर्स तक हो गया था, है ना? टेंशन टेंशन में हमने बोला था कि हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कट कर देंगे और ओपन एंड्स पर आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग टेंशन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम, मैं इसको फोर्स डायग्राम भी बोलता हूं, है ना? तो अगर मैं कभी कभी फोर्स डायग्राम बोल दूं, समझ जाना। फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो ये एफबीडी की रिक्वायरमेंट क्या है? जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मोशन की इक्वेशन हमें बनानी होगी, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही होता है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन? कहाँ खोया हुआ है भाई? हाँ, तुम नहीं, तुम्हारे पास वाला। हाँ, तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमें सभी फोर्सेज की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी तो हम नेट फोर्स निकाल पाएंगे, है ना? तो एफबीडी क्या करता है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ताकि इक्वेशन बनाते टाइम कुछ कोई फोर्स ना छूट जाए। तो लिख दो एफबीडी में it provides information about it provides information about all forces, information about all forces acting on a object, information about all forces acting on a object or system, acting on a object or system। ठीक है, या ऐसा बोल दो कि इट कंसिस्ट ऑल फोर्सेज, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट और सिस्टम। तो सबसे पहले मतलब कुल मिला के करना क्या है, किस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेज हैं हमें सबको ड्रॉ करना है। एफबीडी बनाने के लिए जितने भी फोर्स है सबको उस पर बनाना है। तो कुछ चीजें अपने माइंड में क्लियर कर लो भाई, हमें क्या, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे तो इनिशियली हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले लिख लो, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और सिस्टम। सबसे पहले ये तो डिसाइड करो कि हमें किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सिस्टम में, है ना? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट इट फ्रॉम सराउंडिंग, एंड आइसोलेट इट फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी लोगों ने मास्क लगा रखा था, नहीं लगा रखा? लगा रखा था क्या? मेरे तो वाइप ऐसा लगता है वाइपर की रिक्वायरमेंट आ जाती है स्पेक्स पे। हाँ, आइसोलेट इट फ्रॉम सराउंडिंग। फिर सेकंड स्टेप हम लोग बोले क्या, ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज या फील्ड फोर्सेज। हमने कल पढ़ा था ना फील्ड फोर्स कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, ठीक है ना? ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज लाइक एमजी। ठीक है, एमजी लगा दिया। एमजी एग्जांपल है ना, एमजी लगा दिया। इस चैप्टर में भी अपने एमजी लगेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में एफबीडी बनाएंगे तो वो भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हम क्या बोले, थर्ड स्टेप लिख लो, आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। ठीक है, सबसे पहले ये देखो किस किस के कॉन्टेक्ट में है, स्ट्रिंग बंधी हुई है या किसी सरफेस पर रखा हुआ है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट की वजह से जो फोर्सेज आते हैं अब हमें वो ड्रॉ करने हैं।
अगर कॉन्टेक्ट सरफेस पर कोई प्रेशर है तो हम क्या लगा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगा देंगे। कॉन्टेक्ट सरफेस पर स्लाइडिंग हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है रफ सरफेस पर, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। एंड इफ देयर इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तो हम क्या लगा देंगे, टेंशन लगा देंगे। तो हम ये पता करें कि कॉन्टेक्ट सरफेस पर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स लगा देंगे। तीनों चीजें हैं तो तीनों लगा देंगे, सिर्फ अकेला एन है तो एन, फ्रिक्शन भी साथ में है तो फ्रिक्शन भी लगा दिया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज, अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन if there is pressure, apply normal reaction if there exists pressure। ठीक है, अगर कॉन्टेक्ट सरफेस पर प्रेशर है तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। उसके बाद क्या बोलोगे, ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स if there is a relative motion, draw friction force। friction force if there is a relative motion or tendency to start relative motion, if there is a relative motion or tendency to start relative motion on rough surface। ये पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा समझेंगे क्योंकि फ्रिक्शन है, अभी हमें लगाना ही नहीं है। रिलेटिव मोशन ऑन रफ सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन दोनों केस में लगता है। रिलेटिव मोशन हो तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक। रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने के चांसेस हो तो कौन सा लगता है, स्टैटिक। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ड्रॉ टेंशन फोर्स, draw tension force if there is a stressed string, कब लगता है टेंशन, पढ़ के नहीं आया स्ट्रिंग तो बस। if there is a stressed string, मैंने इसलिए तो कल सारे फोर्सेस बताए थे यार कि आज मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं कब आएगा टेंशन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अब एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे, ये तो आए गए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तुम सब बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स, तो मेरा एफबीडी अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो तो कौन से फोर्सेस को बनाओगे मेरे एफबीडी में, जो मेरे ऊपर लग रहे हैं। तुम जो फोर्स मेरे ऊपर लगा रहे हो या सराउंडिंग से जो फोर्स मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरा एफबीडी सिर्फ उन्हीं फोर्सेज को बताएगा। मैं तुम्हारे ऊपर क्या फोर्स लगा रहा हूं उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफबीडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली दोज फोर्सेज विच आर एक्सर्टेड बाय अनदर ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। मेरा एफबीडी है तो कौन से फोर्स बनेंगे, जो तुम सब मेरे ऊपर लगा रहे हो। तुम्हारा एफबीडी है तो कौन से फोर्स बताऊंगा, जो मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूं। ठीक है ना, तो एफबीडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली दोज फोर्सेज, अब इनके मैसेज देख लें। consist only those forces which are exerted by another objects on it। ठीक है, जो बाहर वालों ने लगाया मतलब कौन सा फोर्स बताएगा, कौन सा फोर्स लगाना है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे जो लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, एक्सटर्नल कहलाएगा। जो खुद लगा रहा है वो एक्सटर्नल नहीं कहलाएगा, वो तो इंटरनल हो जाएगा ना। ठीक है, अब इनके मैसेज देख लें एक बार, ये लोग इनको कोई डाउट हो तो। ऑल कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, हाँ बेटा सब लगाने हैं, कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट सिर्फ पीपीटी से नहीं पढ़ाओगे बेटा, जैसे ऑर्डर है वैसे ही करूंगा ना यार। और कल देख लिया तुमने पीपीटी से। सर एक बार फिफ्थ पॉइंट क्या था बेटा, फ्रिक्शन का तो मैंने बोला ना, इसका तो मैंने बोला ना, फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन कब लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। पीडीएफ मिलेगा या नहीं बेटा, मेरी पीडीएफ कैसे बनेगी रे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, नोट करो। ठीक है, निकिता कुमारी सर अनादर के बाद विच आर एक्सर्टेड बाय अनादर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है निकिता, कंप्लीट, एक्सर्टेड बाय अनादर ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। चलो
अब हम यहां तक लिख लिया एफबीडी में। अब हम देखो प्रैक्टिस करते हैं एफबीडी बनाने की, सबसे इजी से जो तुम्हें आता है ना, हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे और उसी में देखना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। हमने बोला एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना m है। ये मार्कर ऑनलाइन के लिए सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, पुराना मार्कर अच्छा चलता है। अब हमसे बोला कि भाई इसका एफबीडी ड्रॉ करो, ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब तुम सोचो सर ये तो आता है हमें, एक तो एन लगेगा, एक एमजी लगेगा। तो हम पूरी स्टेप्स फॉलो करते हैं। यहां तो ये अकेला है, तो मैं ऑब्जेक्ट डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है किसको लेना है। ये अकेला है और किसको लेंगे, इसी को लेंगे। तो ये अकेला बनाकर इसको साइड में डाल दिया। अब सही थोड़ा, ठीक है, आइसोलेट कर दिया जिस पर रखा हुआ था सरफेस पर, चाहे टेबल हो या प्लेटफॉर्म हो या ग्राउंड हो, उस पर इसको रख दिया, अलग कर दिया। इसके बाद इसका एफबीडी बनाते हैं। बताओ बेटा सबसे पहले कौन सा फोर्स आएगा, एमजी आएगा, नॉन कांटेक्ट। ये एमजी लगा दिया, ठीक है। ये एमजी है तो इस सरफेस पर प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस सरफेस पर कौन सा फोर्स देगा, नॉर्मल रिएक्शन। यही कांटेक्ट सरफेस है। इसने इसको नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिया, तो इसको अब कैसे मिल जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब यहां लिखो इस एन को या यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर में, क्योंकि हमें तो फोर्स की डायरेक्शन से मतलब है ना। देखो एन का डायरेक्शन अपवर्ड, एमजी कैसा है, नीचे की ओर है। अब हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करें। इस ऑब्जेक्ट पर क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, ये तो रखा हुआ है इस पर, अनएक्सीलरेटेड है, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो है ना। नेट फोर्स है जीरो, नेट फोर्स जीरो है, मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना है, जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में ही फोर्सेज है, तो वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो होगा। यही होगा ना। जबरदस्ती में लाइनें बढ़ा रहा हूं सिर्फ डिस्कशन के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए शुरू से। एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो यहां से मैं डायरेक्ट ऐसा बोल सकता था, एन इक्वल टू एम जी। ये सबसे बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। इसमें किसी को डाउट कुछ नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एन एंड एम जी both have equal magnitude and their directions are also opposite, so n and mg forms action reaction pair. No sir, बिल्कुल सही है। n and mg are not action reaction pair। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं जल्दबाजी में कि यस, एग्जाम के प्रेशर में सर एन एम जी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का नेचर क्या है, सेम है। एन का रिएक्शन एन ही होगा, एमजी का रिएक्शन क्या होगा, एमजी होगा। दूसरी बात, हमेशा बोलते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां ये एन और एमजी दोनों क्या इसी पे लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है क्या, समझ में आई बात। तो जल्दबाजी में इन दोनों को एक्शन रिएक्शन मत बताना, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो फिर एक्शन रिएक्शन क्या है, उसको समझते हैं और आसानी से समझते हैं। हम कहें कि भाई ये अर्थ नाम की भी एक चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग से समझो, जब हमने mg लगाया तो अर्थ ने इस ब्लॉक को नीचे पुल किया mg से, बदले में इसने अर्थ को बोला भाई तुम भी आओ, कितने से, mg से। तो mg का रिएक्शन क्या है, mg है, जो किस पे लग रहा है, अर्थ पर, क्योंकि इसको किसने दिया था, अर्थ ने दिया था mg, तो ये भी किसको देगा mg बदले में, अर्थ को देगा, ठीक है। तो mg का रिएक्शन mg है और इस n का रिएक्शन क्या है, n है। n एंड mg एक्शन रिएक्शन नहीं है।
क्लियर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो इसको ड्रॉ तो कर लो बेटा। तुम्हें कोई डाउट? सर बहुत लाइट है। किस चीज की लाइट है यार? मुझे तो अंधेरा दिख रहा है। इससे रिफ्लेक्ट कहाँ होगा यार? हाँ, अच्छा मार्कर लाइट है क्या? अच्छा सर, अर्थ वाला एम क्या हटाया, एक बार रिपीट प्लीज। बेटा हम यूं बोल रहे हैं कि ये जो एमजी है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक को किसने एमजी दिया? अर्थ ने दिया। तो ये ब्लॉक किसको एमजी देगा रिएक्शन में? अर्थ को देगा। ठीक है ना, इसलिए एक्शन रिएक्शन एमजी का रिएक्शन एमजी ही होगा। स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही। तो कितनी सुंदर अर्थ बनाई है देख मैंने, कंपास से नहीं बने और तू बोल रहा है ठीक से नहीं दिख रही। करवाता हूं मैं। कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से इनिशियली पूरी चेकलिस्ट बनाना शुरुआत में, ताकि अपने कंसेप्ट मर्जी से क्लियर हो जाए। बोलते हुए करो, आराम से रिवाइज करो। तो इसको अर्थ ने एमजी दिया, बदले में इसने अर्थ को एमजी दे दिया। ये एक्शन रिएक्शन हो गया। अर्थ ने पुल किया तो इसने सरफेस पर प्रेशर लगाया, उससे क्या आया? नॉर्मल रिएक्शन आया, तो बदले में इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। इस तरह से एक दो दिन करोगे ना, तो कंसेप्ट मर्जी से बिल्ड हो जाएंगे, फिर नींद में भी गलत नहीं करोगे। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट और बढ़ा देते हैं। अब मुझे पता है तुम सबको आंसर याद है, तुम सब इंटेलिजेंट हो, लेकिन ऐसे सोच सोच के बनाना ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम दे पाओ। जब सोचते हैं तभी डाउट आते हैं, बिना सोचे कभी डाउट नहीं आते। ये ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास दे दिया m1, इसका मास दे दिया m2। ठीक है, ये सरफेस पर रखे हुए हैं। अभी तो बच्चों के दिमाग में कभी कभी पूछ लो तो ये भी क्लियर नहीं होता कि ये अर्थ पे रखा है टेबल पे रखा है, तो कोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि mg अर्थ तो हमेशा देगी, अगर अर्थ पे रखा होगा तो फिर एन भी कौन देगी? अर्थ ही देगी ना, क्योंकि अर्थ को ही दाबेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, मिल गया। पुराना है ये तो, इस कम है यार इसमें। गए हो तो कुछ ज्यादा ही पुराने देंगे, रिटायर्ड। हाँ भाई, तो ये m2 है, इनका एफबीडी ड्रॉ करो और कांटेक्ट फोर्स निकालो। फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट ऑल कांटेक्ट सरफेसेस। जितने भी कांटेक्ट सरफेस है सब पर कांटेक्ट फोर्स निकालो। जल्दी करो, है ना? सोच सोच के एक एक स्टेप बनाना है ना। थैंक यू सर। डार्क मार्कर प्लीज जूम कर दो सर, क्लियर है सर। सर रेड मार्कर यूज करिए, टेबलेट बढ़िया रहता है सर।
ये क्या है, ब्लैक बोर्ड पे फोकस कर दो। डन सर। ठीक है, थैंक यू सर। समझने में कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हो, दिख नहीं रहा हो तो बताओ बेटा। ये रेड ब्लू ग्रीन तो जो अच्छा चलेगा मैं वही यूज में लूंगा ना। वेरी लाइट बेटा, चेंज किया है मार्कर, अभी सही होगा। हाँ, कर लिया ये सब लोगों ने। अब देखो बेटा, सिंपल सा है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कॉन्टेक्ट फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। ठीक है, तो सबको दोनों को अलग अलग मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और इस सरफेस पे चाहिए। इस चैप्टर में फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि हमने बोला था आर इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कल बोला था ना कि फ्रिक्शन की एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, बट यहाँ फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब सही है शायद। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एबीडी ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस पर सबसे पहले अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ कितने फोर्स से, m1g से। अर्थ ही देगी ना, क्योंकि अर्थ को ही दाबेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, मिल गया। पुराना है। ये तो इस कम है यार, इसमें गए हो तो कुछ ज्यादा ही पुराने देंगे, रिटायर्ड। हाँ भाई, तो ये m2 है, इनका एफबीडी ड्रॉ करो और कांटेक्ट फोर्स निकालो। फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट ऑल कांटेक्ट सरफेसेस। जितने भी कांटेक्ट सरफेस है सब पर कांटेक्ट फोर्स निकालो। जल्दी करो, है ना। सोच सोच के एक एक स्टेप बनाना है ना। थैंक यू सर। डार्क मार्कर प्लीज जूम कर दो सर, क्लियर है सर। सर रेड मार्कर यूज करिए, टेबलेट बढ़िया रहता है सर। ये क्या है, ब्लैक बोर्ड पे फोकस कर दो। डन सर। ठीक है, थैंक यू सर। समझने में कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हो, दिख नहीं रहा हो तो बताओ बेटा। ये रेड ब्लू ग्रीन तो जो अच्छा चलेगा मैं वही यूज में लूंगा ना। वेरी लाइट बेटा, चेंज किया है मार्कर, अभी सही होगा। हाँ, कर लिया ये सब लोगों ने। अब देखो बेटा, सिंपल सा है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कॉन्टेक्ट फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। ठीक है, तो सबको दोनों को अलग अलग मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और इस सरफेस पे चाहिए। इस चैप्टर में फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि हमने बोला था आर इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कल बोला था ना कि फ्रिक्शन की एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, बट यहाँ फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब सही है शायद।
ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एफबीडी ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस पर सबसे पहले अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ कितने फोर्स से, m1g से। उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा कि ये अर्थ को पुल करेगा m1g से, है ना। अगर ये अर्थ बना दी छोटी सी तो ये अर्थ को पुल करेगा m1g से। उसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाएगा, बट हमें क्या याद रखना है कि mg का रिएक्शन mg है। m1g से नीचे आएगा तो इस सरफेस पर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस नॉर्मल को नाम दे देता हूं n1, तो बदले में इसको भी क्या मिल जाएगा, n1। क्या और कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके लिए, नहीं है। स्ट्रिंग है, नहीं है, तो सिर्फ दो ही फोर्स आए, कौन कौन सा, n1 एंड m1g। बेटा मोबाइल को यूज में मत लो। फिर इसके बाद इस वाले ब्लॉक पर आया, इसका एफबीडी ड्रॉ करें, तो इसमें देखो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाले। ऊपर वाले का फोर्स तो आ गया n1, अभी नीचे वाले का भी आएगा। पहले m2g लगा दिया, तो नीचे वाली सरफेस पर कौन सा फोर्स आ गया, नॉर्मल रिएक्शन n2, बदले में इसको भी क्या मिल गया, n2 मिल गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, उधर कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखो, हम सोच रहे थे ना हम आइसोलेट क्यों करते हैं, इस लाइन को जबरदस्ती हम क्यों लिख रहे हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। वो इसलिए ताकि देखो अगर दूर दूर नहीं करता ना तो ये फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं, तो इक्वेशन बनाते टाइम क्या होता, प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत लिख देता मैं। तो दूर दूर बनाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसके एफबीडी में सिर्फ 3 फोर्सेज हैं, n1 n2 और m2g। अलग से दिख रहा है साफ सुथरा, गलती नहीं होगी स्टार्टिंग में। इसके एफबीडी पर सिर्फ 2 फोर्स हैं, n1 और m1g। पास पास बनाता तो ऐसा होता ना, देखो ये n1 m1g n1, इस तरह से आ जाता ना m2g। तो बाद में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो नहीं आता ना, n2 n2 इस तरह आ जाते हैं। इसलिए हम लोग आइसोलेट करते हैं ताकि डायग्राम हमें बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखता रहे कि हमने किस पर कौन सा फोर्स लगाया है, ताकि इक्वेशन बनाने में हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, समझ गए बेटा। अब इस ब्लॉक को देखो, रेस्ट में एक्सीलरेशन कितना है, 0। ठीक है, अब क्या होगा, नेट फोर्स 0 है, मतलब n1 इक्वल टू क्या हो गया, m1g। ये इक्वेशन बन गई इसके लिए, इसमें कोई डाउट। अब इस पर देखो कौन कौन से फोर्स है m2 में, n1 नीचे, m2g नीचे और n2 ऊपर। n2 इक्वल टू n1 प्लस m2g। फिर हम क्या बोल देंगे कि n1 इक्वल टू क्या है, m1g है, तो n2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर बेटा, नीचे अर्थ बनाई थी, हाँ नीचे क्या बनाया सर बेटा, अर्थ थी वो, है ना, रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो n1 n2 दोनों आ गए। थोड़ा बड़ा लिखो, कोशिश करते बेटा और बड़ा लिखने की। इसमें कोई डाउट किसी को, अरे तुम लोग भी बोल दो यार, उनके भरोसे होना नो, ठीक, दोनों लगेगा इनको तो डाउट ही। ठीक है भाई, उधर ऑनलाइन में किसी कोई प्रॉब्लम, सर मार्कर डार्क नहीं है यार दिख रहा है यार, अरे वाह यार, मैं तेरे जितना इंटेलिजेंट होता ना तो परेशानी नहीं आती बेटा m2g नहीं लगेगा क्या, m2g लग रहा है ना, देखो m2 पर लग रहा है। हाँ बेटा तुम्हें एक चीज बताता हूँ, है ना, जो स्क्रीन तुमसे शेयर हो रही है मेरे भी हो रही है इधर, और मुझे इस एज में भी सही दिख रहा है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ।
ऊपर n1 इक्वल टू m1g, n2 इक्वल टू n1 प्लस m2g, n2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। मैं देख के बता रहा हूँ स्क्रीन में, तो सब सही है बेटा, है ना। अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, शशांक से बोल रहा है। हो गया बेटा, इसमें कोई डाउट? अब देखो, अगर मुझे सिर्फ ये n2 निकालना होता, मतलब इस वाली सरफेस का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हमने क्या बोला था कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। मुझे कौन सी सरफेस का निकालना है? इस वाली सरफेस का, सिर्फ इस नीचे वाली सरफेस का n2। सिर्फ n2 निकालना होता तो मैं पूरा नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट क्या बोलता, m1 प्लस m2 का एक सिस्टम बना लेता। ठीक है, सिस्टम बनाता तो नीचे की तरफ फोर्स कितना आता सिस्टम में, m1 प्लस m2 इंटू जी, और इस n2 का रिएक्शन किया जाता, n2 आ जाता। तो देखो सिस्टम पर सिर्फ 2 फोर्सेज हैं, कौन से? एक तो n2 और दूसरा कौन सा, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था n2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। तो अगर मैं सिस्टम बड़ा बनाऊंगा तो डायरेक्ट n2 आ जाएगा। इसमें हमने n1 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने बेटा सिस्टम किसका माना है, m1 प्लस m2 का माना है। मतलब m1 एंड m2 दोनों सिस्टम के पार्ट हैं, और n1 क्या है, जो फोर्स m1 ने m2 वाली सरफेस पर दिया, या जो फोर्स m2 ने m1 वाली पर दिया, तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। और हमने क्या बोला था कि सिर्फ वही फोर्सेस बनाते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट एग्जर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है हम सिर्फ वही बनाएंगे। n1 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तो इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम हो गया। देखो ना, इसने m1 ने दिया था m2 को, और m2 ने दिया m1 को, तो इसका सम तो कितना हो जाएगा सिस्टम के लिए, 0 हो जाएगा ना। क्योंकि एक तो n1 नीचे आ रहा है, एक n1 ऊपर आ रहा है। तो जब m1 एंड m2 का सिस्टम बनाऊंगा, दोनों को मिलाकर सिस्टम बनाऊंगा, तो n1 को नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज कितना होगा हमेशा सिस्टम के लिए, 0 होता है। फॉर अ सिस्टम सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखना, चाहो तो लिख भी लेना, फॉर अ सिस्टम सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज। और बिल्कुल सही लिखना चाहो स्टेटमेंट तो ये लिखना, फॉर अ रिजिड सिस्टम, फॉर अ रिजिड सिस्टम sum of internal forces is equal to 0. For a rigid system sum of internal forces is equal to 0. ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रख लेना, ठीक है ना, क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल करो। कौन गाना गा रहा है? कौन है? ये लाइट है। 2 kg, 3 kg एंड 5 kg। सभी सरफेसेस पे क्या करो, कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर दो। कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर दो। जल्दी करो, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल कांटेक्ट सर्फेसेज। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। आ गया बेटा? हो गया, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल सही आ रहे हैं ऑनलाइन वालों के आंसर। आगे ना, n1 इक्वल टू 20, n2 इक्वल टू 50 एंड n3 इक्वल टू 100। जी को 9.8 लोगे तो 19.6 तो n1 हो जाएगा। मैं 10 ले रहा हूँ जी को,
है ना भाई। जी की वैल्यू 10 लोगे या 9.8, उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे। देखो बिल्कुल आसान है। ये एफबीडी बनाया, ये कितना है 2G, इधर कितना आ गया N1, ये क्या है N1, नीचे कितना है 3G, इधर से क्या आया N2, और ये नीचे है N2, 5G, और ये ऊपर की तरफ क्या आ गया N3, ये आ गया N3। यही एफबीडी बनाऊंगा, यही है सबका, यही है। तो देखो डायरेक्ट आंसर देखते हैं, N1 इक्वल टू 2G, N1 इक्वल टू N2 प्लस 3G, N1 इक्वल टू कितना है 2G है, हाँ N2 इक्वल टू N1 प्लस 3G, तो N2 हटा ही देते हैं इसको अच्छे से। तो N2 इक्वल टू कितना हुआ 5G, फिर N3 इक्वल टू, इसके लिए इक्वेशन देखो, N3 ऊपर और N2 और 5G नीचे की ओर, तो N3 इक्वल टू N2 प्लस 5G, तो N3 इक्वल टू कर दिया 10G। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? एक सर किस केस में 9.8 लें और किस केस में 10? बेटा ऑप्शंस देखना है ना, अगर आंसर 9.8 से दिया हुआ है तो उसी को सही करके आना, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता 98 में और 100 में। अगर 98 एंड 100 दोनों हैं तो आंसर 98 देना, अदरवाइज 100 दे देना। वैसे एग्जामिनर मेंशन करता है वहां पर कि G इक्वल टू 10 लेना है या G इक्वल टू 9.8 लेना है। अगर मेंशन नहीं किया तो एक बार ऑप्शंस देख लेना, 9.8 वाले को ही सही माना जाएगा, फिर दोनों अवेलेबल है तो। ठीक है ना, ये बात देख लेना। अब इसको क्यों हमने इतना पेन चलाया, क्योंकि हमें क्या एफबीडी बनाना था। अदरवाइज मैं देख के बता सकता हूं कि देखो जब इसको अकेले को सिस्टम लिया तो N1 इक्वल टू क्या है 2G है ना। जब इन दोनों को सिस्टम ले लेता तो मेरे पास क्या आता N2 आ जाता, और N2 इक्वल टू में डायरेक्ट क्या बोल देता 5G। तो नेक्स्ट टाइम हमें इतना सब कुछ नहीं करना। इन तीनों को मिला के अगर एक साथ सिस्टम मान लेता तो उसका मास कितना होता 5 प्लस 3 प्लस 2 10 kg। तो इस सरफेस पर क्या आता N3 इक्वल टू 10G। क्लियर बच्चों उधर? बेटा बोलो। ठीक है, तो एक बार सिस्टम बनाओ और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, बिना पेन यूज में लिए डायरेक्ट आंसर बोल दो, पेन यूज में लेने की कोशिश मत करना। 2 kg, 7 kg, 3 kg, 8 kg। बस आसान है। फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स तो ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस। हाँ N1 इक्वल टू 2G, बेटा 20G नहीं है, अच्छा टोटल। हाँ यहाँ पर इस वाली सरफेस पर N1 मान रहा हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इस पर N2, इस पर N3 और इस पर N4। ठीक है, तो एफबीडी बनाए बिना हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि N1 इक्वल टू 2G, N2 इक्वल टू 7 प्लस 2 9G, N3 इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 2 12G, और N4 इक्वल टू, देखो दुनिया 5G पे अटकी पड़ी है, हम 20G तक आ गए जरा सी देर में। N4 इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो नेक्स्ट मिटा देते हैं इसे। कोई पेन मत लेना, बिल्कुल आसानी से एफबीडी बना बना के सोल्व करना इस क्वेश्चन को भी। 5 kg, 3 kg, 2 kg।
क्या हुआ बेटा? कोई डाउट हो तो बताओ। इसको ऐसे फिक्स कर दिया वॉल में, ठीक है। बांध, इधर वॉल बना दी, इधर तो है ही सही ग्राउंड है, और इस पर फोर्स लगाया 50 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या करना है? कांटेक्ट फोर्स ही बताना है अभी, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है एट ऑल कांटेक्ट सरफेसेस। जल्दी बनाओ। हाँ, पेन यूज में लो आराम से, तुम देख के बना सकते हो अब तो। N1 कौन सा बेटा है बताना पड़ेगा ना। या टोटल 6 कांटेक्ट फोर्सेज आएंगे या 5 आएंगे, ऐसा कुछ आएगा। 6 आएंगे, क्योंकि ग्राउंड भी एक चीज है, ग्राउंड भी है ना, कांटेक्ट तो उस पर भी आएगा ना। तो जल्दी से कर लो, 1 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग भी करो बेटा। डन, हो भी गया उधर। हम्म। हाँ, पर ऐसे मोटिवेट करना पड़ता है बेटा सबको, समझ रहे हो ना? नहीं तो भी उसको बंद कर देते। सर हमको भी सुनाओ। बेटा तुम्हें अलग अलग ब्लॉग बनाते हो ना, सबको जिस फॉर्म में डायग्राम दिया हो ना उसी फॉर्म में अलग अलग करा करो, ताकि गलती कम होगी। अभी तुम N1 को ऊपर बना रहे हो, या उसको 5 kg को दूसरे को आगे बना रहे हो, समझ रहे हो? तो उसी फॉर्म में बनाओगे ना, तो तुम एक साथ क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हो। बन गया बेटा? हो गया? तो क्या प्रोसेस है? अलग अलग कर लो, आइसोलेट, सराउंडिंग से आइसोलेट कर दो। तो भाई ये 5 kg है, इसको बोल दिया अलग हो जाओ सबसे। ये 3 kg है, इसको भी बोल दिया तुम भी अलग हो जाओ। 2 kg है, इसको भी अलग कर दिया। दीवार को भी अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। इसके एफबीडी में एक 50 न्यूटन पहले दिया हुआ है अलग से, तो सबसे पहले उसी को बनाओ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ताकि बाद में ना छूटे वो। ये 50 न्यूटन, ये बना दिया। ये सब गिवन है। अब हम सोचें, इस पर mg लगेगा नीचे की तरफ, 5g। इस पर N1 ऊपर की तरफ, ग्राउंड पर N1 नीचे की तरफ। एक कॉन्टेक्ट सरफेस खत्म, वो कौन सी है? ग्राउंड वाली। हमने क्या बोला था? आइडेंटिफाई ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। अब दूसरी कॉन्टेक्ट सरफेस इन दोनों के बीच वाली, क्या है? किसी तरह का कोई प्रेशर है क्या? ये चल रहा है 50 न्यूटन से, ये कह रहा है 50 न्यूटन वाला आगे बढ़ आगे बढ़, तो आगे वाले को धकेलेगा, पुश करेगा। उस फोर्स का नाम बोल देता हूँ N1 डैश, कोई जल्दबाजी मत करना। तो ये इसको क्या बोलेगा? कि मुझे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, वो क्या है? एवरी रिएक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये N1 डैश इसको भी मिलेगा। यहां तक कोई डाउट? ये हमारा 5 kg का एफबीडी कंप्लीट हुआ। आइसोलेट इसको कर लिया था, इसकी इक्वेशन इधर इधर से बनेंगी, समझे क्या? इसमें कोई डाउट? अब हम बात करें 3 kg की, तो 3 kg पर N1 तो आ ही गया, उसके अलावा एक 3g, ये नीचे सरफेस को दाबेगा। N2, तो बदले में इसको भी क्या मिल जाएगा? N2। एक कॉन्टेक्ट सरफेस खत्म हुई। दूसरी कॉन्टेक्ट सरफेस 3 kg और 2 kg के बीच वाली, ये N1 डैश इसको आगे चलने को बोल रहा है, तो ये आगे वाले को बोलेगा तुम भी चलो, इसको प्रेशर देगा ना ये। तो ये क्या हो जाएगा इधर? N2 डैश, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेगा, और यहाँ N2 डैश। समझे? समझे क्या? क्या इसके अलावा और कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है? नहीं है। कहाँ है? नहीं है, इसके और इसके, इसका एफबीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को?
नहीं है, बिल्कुल स्मूथली आसानी से करते चलो। अब एन टू डैश इस पर आ गया 2 kg पर। 2 kg का एफबीडी जब देख रहा हूं तो 2 kg पर एक तो एन टू डैश है, एक 2g है। एक सरफेस ये वाली है, इस पे फोर्स देगा N3, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, N3। एक कॉन्टेक्ट सरफेस खत्म। अब कौन सी वाली है, ये वाली। क्या इधर से इसको पुश किया जा रहा है, तो ये दीवार को बोलेगा तुम भी आगे बढ़ो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, N3 डैश, बदले में दीवार इसको बोल देगी ले भाई तू भी ले। थर्ड लॉ ऑफ मोशन N3 डैश। तो एफबीडी कंप्लीट हुए, तीनों के एफबीडी हो गए। अब हमारे पास देखो बिल्कुल साफ साफ इक्वेशंस है, हर ब्लॉक को देखकर उसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। आइसोलेट करने का सबसे बड़ी फायदा है ना। इक्वेशन अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इसकी इक्वेशन बनाओ 5 kg की, फिर इक्वेशन बनाओ किसके लिए, 3 kg की, फिर इक्वेशन बनाओ 2 kg के लिए, तो दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन बना दो, इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। बनाओ जल्दी। ये 5 kg का इस लाइन में, तो इन वाई डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, मतलब n1 इक्वल टू क्या है, 5g। यही है। इन एक्स डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, 0 है ना, चल थोड़ा रहा है ये। तो 50 न्यूटन इक्वल टू क्या आया, N1 डैश। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा कोई डाउट हो किसी को तो, हाँ बोलो। वापस मिलेगा मतलब, हाँ बेटा ये। अच्छा ये 50 न्यूटन हमने डायरेक्ट लगा दिया, इसमें हमने कोई सिस्टम नहीं बताया है जो इसको दे रहा है। वो तो इधर कोई खड़ा होगा ना, जैसे मान तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि 5 kg वाला भी वापस देगा, पर वो जो दे रहा है 50 न्यूटन वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कौन दे रहा है हमें नहीं बताया। ये ऐसा है जैसे मानो कि ये 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, कोई बंदा दे रहा होगा इसको, कोई ना कोई धक्का मार रहा होगा, बदले उसको दिया होगा, है ना। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, तो जल्दी बाकी दोनों करो, तब तक मैं उधर देखता हूँ। सर दिख नहीं रहा, सर लास्ट का नहीं दिख रहा, मैं बोल देता हूँ लास्ट में। बेटा इन वाई डायरेक्शन, देखो बेटा वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, तो ए वाई इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो N1 इक्वल टू 5g। ठीक है बच्चा, हो गया। उसके बाद यहां देखो इन एक्स डायरेक्शन 50 न्यूटन राइट साइड, N1 डैश लेफ्ट साइड, नेट एक्सेलरेशन कितना 0, तो 50 न्यूटन इक्वल टू N1 डैश। ठीक है बच्चों, हो गया। अब इसको देखो, इसकी इक्वेशन भी बोल सकते हो एक्स और वाई में। बोलो बेटा क्या इक्वेशन बनी तुम्हारी, इन वाई डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन लिखूं क्या बार बार ऐसा, N2 इक्वल टू 3g, और एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, N1 डैश इक्वल टू N2 डैश। अब ये तो 50 न्यूटन है, यही है। इसके लिए देखो वाई डायरेक्शन, N3 ऊपर 2g नीचे, N3 इक्वल टू 2g, और इन एक्स डायरेक्शन आगे की तरफ कौन है, N2 डैश, पीछे की तरफ है N3 डैश, दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू 50। ठीक है, सब लोगों का यही आया था। सर 50 न्यूटन फोर्स मासलेस, नहीं बेटा ऐसा कुछ कंसीडर नहीं किया है, वो क्वेश्चन में नहीं है, बस मैं डायरेक्ट दे दिया कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दो तुरंत, देखते ही आंसर देना, पेन यूज में मत लेना, बाद में तुम अपने हिसाब से लिखते रहो। 100 न्यूटन
37 डिग्री। जल्दी से बता दो कॉन्टेक्ट फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज। N1 डैश सब 80 आएंगे क्योंकि सब इक्वल आ रहे हैं ना, उधर से भी आंसर आ गया देखो 80 न्यूटन। देखो सिंपल सा है, यहाँ 50 की जगह क्या हो जाएगा, इसमें 80 हो जाएगा, यही होगा ना। तो N1 डैश इक्वल टू 80, N1 डैश इक्वल टू N2 डैश, वो भी कितना हो गया 80, N2 डैश इक्वल टू N3 डैश, वो भी कितना हो गया 80। फिर भी मैं बता देता हूँ 100 cos 37 इधर आएगा। किसी को अगर याद ना हो तो मैं साइड में वैल्यूज भी लिख देता हूँ। cos 37 इक्वल टू होता है 4/5 और sin 37 इक्वल टू होता है 3/5। तो cos 37 ये तो हो गया 80 और इधर से क्या लगेगा N1 sin 37 जो लगेगा 60 न्यूटन। क्लियर बेटा? यही होगा। में कोई डाउट किसी को हो तो बता दो। तो इधर से अब ये बस 50 न्यूटन हट जाएगा, एक नया फोर्स आ गया, वो क्या है 80 न्यूटन, और ऊपर से क्या आ गया 60 न्यूटन। बाकी सब क्या है वही है। बाकी और कोई चेंजेस किया हमने? नहीं किया ना। तो इसकी वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, N1 ऊपर और 60 न्यूटन प्लस 5G कैसा है नीचे की तरफ। समझ रहे हो? समझे बेटा? तो N1 इक्वल टू कितना हो गया 60 प्लस 5G मतलब 110, यही हुआ ना। और ये वाला जो है अपना N1 डैश इक्वल टू 80 न्यूटन। अब ये तो सब इक्वल है। हाँ बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? सच बोलना है यार, है ना? कर सकते हो ना? पक्का कर लोगे? चलो देखते हैं। सर क्वेश्चन में ही क्वेश्चन टू नोट कैसे बनाऊं? 5 kg ब्लॉक 80 की जगह 8 लिख दिया आपने। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बता दो, इसमें कंसेप्चुअल कोई डाउट हो तो। नहीं है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बेटा तुम लोग जब वहां ऑनलाइन में थे तुम्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी बहुत सारी, कि नहीं आती? तुम तो दोनों, तुम सबसे अच्छा जवाब दे सकते हो क्योंकि तुम ऑनलाइन भी पढ़ लिए, ऑफलाइन भी पढ़ लिया है। कुछ ना कुछ नेटवर्क इश्यूज आते रहते हैं। कोई डाउट इसमें? कर लोगे? पक्का कर लोगे? चलो जरा एक दो टेंशन, एक दो थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन वाले करते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड गंदा हो रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसका मास है 10 kg। ऐसे फिक्स कर दिया बीच में। ट्राई करना सबका सही होगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। दिख रहा है बेटा? ये बीच में एक स्फीयर है, इसको डार्क कर देता हूँ, तो मान लो स्फीयर है। इसका मास है 10 kg। और आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है,
कॉन्टेक्ट फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस। कॉन्टेक्ट सरफेस कहाँ कहाँ है? एक ये वाली है, इसको नाम दे दो 1, एक ये वाली है, इसको नाम दे दिया 2। गलत है बेटा मयंक तुम्हारा। हो गया? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ के करना है लेकिन, है ना? हमें आंसर नहीं लाना, हमें एफबीडी ड्रॉ कराना है, एक एक स्टेप को हमारे माइंड में रिवाइज करते हुए। उसके बाद इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, भले 2 लाइन ज्यादा लग जाए, पर इनिशियली कोई कंफ्यूजन हमारे माइंड में नहीं बचना चाहिए। टाइम लो अपना प्रॉपर, पर हर एक स्टेप पे खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना था, ऐसा किया तो मैंने क्यों किया। ठीक है ना? तो तब जाके समझ में आएगा। जाओ जाओ। देखो तुम लोगों के लिए बोर्ड साफ कर रहा हूँ बढ़िया सा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। हाँ बेटा, बना लिया सब लोगों ने? अरे ट्राई तो किया ना? चलो बताओ, देखिए क्या आंसर आया। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है, बोल क्या आया। हम्म, कुछ तो किया होगा ना? ना बता। बेटा गलत है ना? देखो तुम खुद से क्वेश्चन पूछते हुए सोल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा, उससे रिवीजन भी होगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एमबीजी बनाए, हाँ एफबीडी में एमबीजी क्या एफबीडी बनाएंगे। उससे सबसे पहले कौन बनेगा? एमजी बना दो। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी, यही होगी। बना लिया। उसके बाद कॉन्टेक्ट सरफेस देखो कौन कौन सी है, वॉल नंबर 1 एंड वॉल नंबर 2, दोनों पर नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे। तुमने बना लिया, लेकिन तुमने एक पॉइंट भूल गए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल है, दिखा? तो बेटा इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन को दोबारा बना। ठीक है? अब ये फिक्स है, ऊपर नीचे कहीं नहीं गिर रहा, तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। तो एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्सेज को बैलेंस कर दो और वाई में सबको बैलेंस कर दो। अगर एक्स में नहीं है फोर्स, तो उन फोर्सेस को क्या करो? रिजोल्व करो। कौन से डायरेक्शन में? एक्स में रिजोल्व करो। वाई में नहीं है तो वाई में रिजोल्व करो। समझ रहे हो? तो रिजोल्व करो, पूरी मेहनत करो, सही होगा। ठीक है ना? सबका आंसर आएगा, 50√2 आंसर है। हाँ यार, और क्या?
100/√2 भी सही है। हाँ बेटा, इधर के क्या हाल चाल है? बोथ 100/√2, वेरी गुड। वैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक मेहनत तुम्हारी कम करा दी थी। मैंने दोनों एंगल क्या कर दी, 45 कर दिया। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो कहीं से भी एंगल मेजर कर लो 45 ही होगा, क्योंकि एंगल क्या होते हैं कंपोनेंट्स में, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। अगर थीटा 45 है तो 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है। तो 45 वाले में ज्यादा मत सोचा करो, चाहे तुम कोस का कंपोनेंट लो चाहे तुम साइन का लो। साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तुम्हारा सोचना कम हो जाएगा उससे। ठीक है, बना लिया? हाँ। अरे यार, चलो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन फिर ध्यान से करना है ना। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया, तो छोटा कर देता हूँ। आइसोलेट किया इसको बीच में ही, है ना, ध्यान से समझना है ना। ये कर दिया भाई आइसोलेट। चलो दूसरा ही बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। ये वाला एंगल दिया 45, N1 हम कल कर चुके हैं कि स्फीयर पर या सर्कल पर नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से पास होता है। कल ही पढ़ा है ना। तो बेटा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेंटर जाएगी नॉर्मल से, तो N1 कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ध्यान से समझना है ना, सबका सही होना चाहिए। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर एक भी एंगल 45 है तो सारे बिना सोचे समझे क्या लिख दो, 45 ही लिख दो। तो इस N1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसमें कोई डाउट? एक बार समझ के भी देख लो कि सर और कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। तो देखो अगर ये 45 है तो क्या ये वाला 45 नहीं है, अल्टरनेट एंगल है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, ऐसे बनाते तो हम ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ऐसा बनाते हो ना। तो इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री देन दिस इज आल्सो 45, दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ गया N1 का, 45, इसलिए 45 लिखा है। समझ गए? किसी को डाउट इसमें नहीं है? पक्का नहीं है? तो इसने इसको N1 इधर दिया, ये इसको इधर देगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। इसकी बात करो, ये भी 45 है, तो ये डायरेक्ट लिख दो 45। इसको मिल गया N2 इधर, और स्पीयर को कैसा मिल गया N2 इधर की ओर। अगेन दिस एंगल इज 45। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? अरे बोलो, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है। कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल ही बना रहा है ना, क्योंकि गलत तो छोटे छोटे कंसेप्ट से ही गलत होता है। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है तो सब फोर्सेस का सम कितना करना है, 0 करना है। ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में इसको अगर ऐसे बनाऊं तो देखो N2 इधर है, कितने एंगल पर है, 45 डिग्री। N1 इधर है, कितने पर है, 45 डिग्री। और टेन जी कैसा है, नीचे है। यही है। इनके कंपोनेंट्स ले दिए तो इधर क्या आएगा कंपोनेंट, N2 cos 45, यही आएगा ना N2 का। इधर की ओर क्या आएगा, N2 sin 45। इधर क्या आएगा, लो N1 cos 45, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, N1 sin 45, और नीचे की तरफ क्या आएगा,
10 जी। इसमें कोई डाउट नहीं है? तो क्वेश्चन तो हमारा इतना सा है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब तक ये सूख जाएगा पहले इसको साफ कर देते हैं। तुम वहां तक नोट तो करो। तो एक्स डायरेक्शन में ए कितना है, 0 है। तो क्या आया, n1 cos 45 इक्वल टू n2 cos 45। cos 45 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, n1 इक्वल टू n2। ठीक है, तो आंसर दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल दोनों इक्वल थे। इसके बाद y डायरेक्शन दिख रहा है बेटा, कोई इशू तो नहीं है उधर, क्लियर है सर। y डायरेक्शन अभी सूखा नहीं है। ay इक्वल टू 0, तो ऊपर की तरफ क्या क्या है, n2 sin 45 प्लस n1 sin 45 इक्वल टू 10g। n1 इक्वल टू क्या है, n2 है, तो क्या होगा 2n2 sin 45 इक्वल टू 10g, यही है। तो n2 इक्वल टू 5√2g और n1 इक्वल टू क्या है, n2 है, यही है। कोई डाउट इसमें कंसेप्चुअल? ये तो मुझे हर एक स्टेप लिखनी थी तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने लिखा है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट sin 45 cos 45 की वैल्यूज पुट करते हुए चलते, तुम्हारे पेज बच जाते, टाइम भी बचता। नोट कर लो जल्दी। और जिन लोगों ने नोट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें कि इधर वाला एंगल 30 डिग्री पुट कर दो, इधर वाला 60 कर दो, है ना? ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तुम भी ऑनलाइन वाले भी सुन लो, एक साइड का एंगल 30 कर दो, एक साइड का 60 कर दो। अरे यार, ऐसे यार क्लास में फोन वोन अटेंड मत करा करो। एक मेरा आया, मैंने ही नहीं किया, है ना? है ना, फोन क्लास में अटेंड मत करो, उसे तो साइलेंट कर लो या कुछ और। क्या हो रहा है? तो बाहर निकल कर लो, है ना? इनको बोलना पड़ेगा कि फोन वोन अलाउ ना है। बेटा 10g मास नहीं है सोमिली, 10g तो mg है, m इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है बेटा। n1 इक्वल टू हो गया। एक तरफ का एंगल 30 ले दो, एक तरफ का 60 ले दो, जल्दी सोल्व करो। हो गया बेटा, करो जल्दी, 30 और 60 वाला करो। हो गया बच्चों? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम मिलेगा, है ना? फिफ्टीन 50√3 आएगा मेरे ख्याल से। 5g एंड 5√3g। बिल्कुल सही है गंगाधर तुम्हारा आंसर, अंशुल का भी सही है।
उसके बाद और बाकी बच्चों का भी सही आ रहा है। अबरनील क्या नाम है, हमारा भी सही है, मयंक का भी सही है। 50 and 50 √3। कितने लोगों का आंसर आया? 50 and 50 √3। वेरी गुड, ट्राई करो, होगा। देखो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है ना, बस तुम्हें स्टेप्स याद रखनी है कि कैसे करना है। पूजा फरुदा का भी सही है, 50 and 50 √3। प्रांजल का भी सही है, लेकिन अब इधर ध्यान दो, मैं कर रहा हूँ, जिसका गलत है वो इधर देखें। मिटा देता हूँ मैं। हाँ बेटा यही है। थर्टी डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। टेन जी, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। यही है। अब देखो, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से जाएगा, इसको अगर 1 नाम दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो N2 ऐसा आएगा ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा ही आएगा। इसको 1 नाम दिया है तो यहां से N1, इसके परपेंडिकुलर। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बताओ बच्चों। इसको N1 इधर मिलेगा, N2 इसको N1 इधर मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा ना, 30 होगा ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ रहा है N2 का? 60 डिग्री आ रहा है, तो N2 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 60 डिग्री है। समझे क्या? तो नेक्स्ट टाइम याद ही रख लेना एक तरह से कि अगर ये थीटा है तो इधर हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझे क्या? तो हमें ये प्रोसेस जो है ना बीच वाला, ये नहीं करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तो मर्जी से याद हो जाएगा। अब ये वाला 60 है, तो अब ये बता दोगे ये कितना आना चाहिए? ये 30 आना चाहिए। यही है, ठीक है बच्चों। उधर कोई डाउट किसी को? अब देखो, हम रिजोल्व कर दें तो इधर क्या आएगा? N2 cos 60, इधर क्या आएगा? N2 sin 60, इधर आएगा N1 cos 30, और इधर आएगा प्लस N1 sin 30, नीचे क्या आएगा? 10 जी। यही है, सेम प्रोसेस है।
इसमें कोई डाउट नहीं है? तो यहां पर इन x डायरेक्शन ax इक्वल टू 0, तो n2 cos 60 इक्वल टू n1 cos 30, तो n2 by 2 इक्वल टू √3/2 n1, तो n2 इक्वल टू क्या आ गया, √3 n1 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। नहीं है? तो बेटा तुम्हारी करने की इच्छा हो ना तो तुम सब कुछ कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है फिजिक्स, है ना। हम सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, बस एफबीडी बना रहे हैं, उसमें गड़बड़ ना करें, और तुम्हारी इच्छा ही ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बोल दो क्या होगी? वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? n2 sin 60 प्लस n1 sin 30 इक्वल टू 10 जी, यही है। n2 को √3 n1 पुट कर दूं, √3 n1 इंटू √3/2 प्लस n1/2 इक्वल टू 10 जी, √3 इंटू √3 3, तो 3 + 1 4, तो 4n1 इक्वल टू 20 जी, या 2n1 इक्वल टू कर दू डायरेक्ट, 2n1 इक्वल टू 10 जी, तो n1 इक्वल टू क्या हो गया 5 जी, और n2 इक्वल टू क्या है बेटा, √3n1 है, तो n2 इक्वल टू 5√3 जी। ठीक है, क्लियर? तो कर सकते हो बच्चों तुम लोग? ठीक है, तो इसको एक बार तुम अच्छे से सोल्व करना, है ना, रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो तो मैं लास्ट क्लास के बाद बाहर ही रहता हूँ, है ना, 10-15 मिनट, तो कोई डाउट हो तो अपने सोल्व करके ही जाना। ठीक है बेटा, वो ट्राई करो बेटा, बहुत आसान है मामला, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको जाओ तुम लोग